क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जी हाँ, महाराष्ट्र जहां एक से बढ़कर एक फिल्में बनती हैं जिनमें एक्शन, ड्रामा, सस्पेंस और ट्रेजेडी से लेकर के कॉमेडी तक होता है। माया नगरी मुंबई से निकली स्क्रिप्ट पूरी दुनिया को रोमांचित करती है, तो क्या महाराष्ट्र की सियासी पिक्चर भी कुछ ऐसी ही होने वाली है? जरा सोचिए, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी वहां है, सीएम पद की दावेदार भी है, रास्ते में कोई दूसरा है ही नहीं। शिंदे खुद को रेस से बाहर अभी भी कर चुके हैं, फिर भी आखिर किस बात की देरी महाराष्ट्र में है? क्यों फडणवीस के नाम का ऐलान नहीं हो पा रहा है? आखिर क्या बात है कि रास्ता क्लियर होने के बाद भी सीएम का नाम सामने नहीं आ पाया? आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, इसी मुद्दे को हम उठाने वाले हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में क्या हो रहा है इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, मास्टर स्ट्रोक कभी क्रिकेट के मैदान में सुर्खियां बटोरा करता था, मगर जब से मोदी और शाह राजनीति की नई नई इबारत लिखने लग गए हैं, तब से मास्टर स्ट्रोक सियासी पिच की शब्दावली बन गया है। राज्यों में प्रचंड जीत के बाद से ही मोदी और शाह सीएम फेस को लेकर के सरप्राइज करते आए हैं, नए नए चेहरों को मौका देते आए हैं। तो इस बार महाराष्ट्र में क्या हो सकता है? 2017 में जब बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत का परचम लहराया, तब दूर दूर तक योगी आदित्यनाथ का नाम तक नहीं आया और आज वो देश के सबसे चर्चित मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में शुमार है और सबसे टॉप पर है। अब कुछ ऐसा ही पिछले साल मध्य प्रदेश में हुआ, जब शिवराज सिंह चौहान की लीडरशिप में चुनाव जीत करके सत्ता में लौटी बीजेपी ने मोहन यादव को सीएम बना करके सबको सरप्राइज कर दिया। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी पुराने और चर्चित चेहरों को दरकिनार कर बीजेपी ने कार्यकर्ताओं की भीड़ से अपना मुख्यमंत्री का चेहरा चुन लिया। तो क्या अब महाराष्ट्र की बारी है? क्या महाराष्ट्र में मोदी और शाह की जोड़ी कुछ ऐसा ही करने वाली है? सियासी गलियारों में इस बात पर भी चर्चा आम होने लग गई है। देरी का मतलब क्लियर है कि मोदी और शाह के मन में कोई चौंकाने वाला प्लान भी हो सकता है, जिसका खुलासा होते ही हर कोई शायद हैरान हो जाए। सबसे पहले जान लेते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए कौन कौन से नाम इस समय चल रहे हैं। रेस में 3 फेसेस हैं। कौन कौन है? देवेंद्र फडणवीस, जो कि जाहिर है पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने काम भी बीजेपी के लिए किया, ये फर्स्ट चॉइस हो सकते हैं। दूसरे चॉइस की बात करें तो मुरलीधर मोहोल को, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उन्हें भी शायद मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है बीजेपी की तरफ से, ये सेकंड चॉइस हो गए बीजेपी के। अब थर्ड चॉइस का जिक्र करते हैं, चंद्रशेखर बावनकुले। इनका नाम आपने खूब सुना होगा, क्योंकि इन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में खूब जोर शोर से प्रचार किया और पार्टी के लिए अंदरूनी तरीके से काम किया और प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। ये हो गए 3 चॉइसेस। तो क्या आप तीनों में से एक कोई मुख्यमंत्री होंगे या फिर फडणवीस के नाम पर एक बार फिर से मुहर लगेगा? तो क्या महाराष्ट्र में भी सरप्राइजिंग सीएम होगा? अब इस बात पर चर्चा तेज हो गई है, जैसा प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह हमेशा से करते आए हैं। अब ऐसा ही उड़ीसा में भी हुआ था, जब मोहन मांझी को मुख्यमंत्री पद सौंप करके सबको चौंकाया गया। कई राज्यों में ऐसा ट्रेंड भी देखने को मिला है और ये होता रहा है। जैसे हाल ही में हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में मनोहर लाल को हटा करके नायब सिंह सैनी को सत्ता की बागडोर सौंप दी गई। अब महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा हो सकता है क्या? इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो एग्जाम्पल सेट किए हैं बीजेपी ने वो कुछ इसी तरीके के हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का नाम इसमें सबसे आगे है, मगर 2 और चेहरे जो सामने आ गए हैं, मुरलीधर मोहोल और चंद्रशेखर बावनकुले। अब चलिए, ये दोनों कौन हैं और क्या है इनका पूरा सियासी कद, जरा आपको ये बताते हैं ताकि आपको आसानी हो आगे समझने में। महाराष्ट्र में क्या सरप्राइजिंग सीएम होगा, ये एक अहम सवाल है। बीजेपी को देखें, अगर पीछे की हिस्ट्री देखें तो कुछ ऐसा नजर आता है। लेकिन ये 2 और नाम जो कि फडणवीस के अलावा है, वो हैं कौन, वो पहले आपको बताते हैं। मुरलीधर मोहोल बीजेपी के सांसद हैं, पुणे लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद बने वो। 2024 में पहली बार वो सांसद चुने गए। 1.5 लाख वोट से उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता। मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री है। पुणे शहर के मेयर भी वो रह चुके हैं। बीजेपी और आरएसएस दोनों के ही करीबी माने जाते हैं। अब वो तीसरा नाम, चंद्रशेखर बावनकुले, ये है बीजेपी के विधायक, महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष है बावनकुले। कामठी सीट से वो विधायक हैं और 4थी बार कामठी से वो जीते हैं। 2014 से लेकर के 19 तक वो मंत्री भी रहे। फडणवीस सरकार में वो मंत्री रहे हैं। ओबीसी समाज में अच्छी पकड़ उनकी बताई जाती है। केंद्रीय मंत्री गडकरी के भी करीबी वो माने जाते हैं और जाहिर है ऐसे में वो आरएसएस के भी करीबी हैं। अब पिछले 6 से 7 सालों से बीजेपी का एक ट्रेंड चलता रहा, जो हम सब ने देखा है। जो नाम चर्चा में सबसे आगे है, उसे सीएम ना बना करके चौंकाने वाले चेहरे को सत्ता की बागडोर सौंप देना, फर्श से उठा करके अर्श पर ले जाना, ऐसा कई राज्यों में बीजेपी ने कर दिखाया है। अब कयास लगाए जा रहे हैं
कि महाराष्ट्र में भी कुछ इसी तरीके के फॉर्मूले पर सीएम बीजेपी बना सकती है। इसकी संभावनाएं हैं क्योंकि एक हफ्ता गुजर जाने के बाद भी फडणवीस के नाम का ऐलान नहीं हो रहा है, तो विपक्ष भी इसी ओर इशारा कर रहा है कि शायद बीजेपी एक बार फिर से कुछ अलग करके दिखाए। महाराष्ट्र के फायदे की बात नहीं होगी, मराठी मानुस के फायदे की बात नहीं होगी, लेकिन ये उनका फैसला होगा। उनके पास बहुमत है, बहुमत के ताकत पर, बल पर वो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और मोदी और शाह जी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश में इस प्रकार का निर्णय लेकर दिखाया है। तो क्लाइमेक्स अभी भी बाकी है और आखिर नए चेहरे का कॉन्सेप्ट क्यों सामने नहीं आ रहा है? क्यों फडणवीस का नाम सबसे आगे होने के बावजूद ऐलान नहीं हो पा रहा है? ऐसा अक्सर तब होता है जब बीजेपी कोई फ्रेश फेस लाने वाली होती है। कौन कौन से राज्यों में चौंकाने वाले चेहरे अब तक सामने आ चुके हैं, अब जरा आपको सिलसिलेवार तरीके से वो एक नजर बता देते हैं। महाराष्ट्र में सरप्राइजिंग सीएम हो सकता है, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? महाराष्ट्र 2014 में नितिन गडकरी दावेदार नंबर 1 रहे, पंकजा मुंडे दावेदार नंबर 2 रही, देवेंद्र फडणवीस सरप्राइजिंग सीएम बन गए। यानी ये 2014 की हम बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को जरा देखिए, 2017 में क्या होता है वहां? मनोज सिन्हा दावेदार नंबर 1 थे, केशव प्रसाद मौर्य दावेदार नंबर 2 थे और योगी आदित्यनाथ थे सरप्राइजिंग सीएम। यानी उन दोनों में से ही कोई नहीं चुना गया और योगी को लेकर के बीजेपी सामने आई। उत्तराखंड में भी कुछ ऐसा ही देखा गया। 2017 में ही भगत सिंह कोश्यारी दावेदार नंबर 1 थे सीएम पद के लिए, बीसी खंडूरी दावेदार नंबर 2 थे, रमेश पोखरियाल निशंक दावेदार नंबर 3 थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत बन गए सरप्राइजिंग सीएम। वैसे ही मध्य प्रदेश में भी हुआ 2023 में, यानी पिछले साल शिवराज सिंह चौहान दावेदार नंबर 1 थे, लगातार वो सीएम रहे। प्रहलाद पटेल दावेदार नंबर 2 थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहां पर, क्योंकि वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, तो दावेदार नंबर 3 थे। ऐसा लग रहा था कि शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया को पद मिलेगा, लेकिन सीएम कौन बनता है? मोहन यादव। अब अगले राज्य की बात करते हैं, छत्तीसगढ़। 2023 में रमन सिंह थे दावेदार नंबर 1, पहले भी वो सीएम रह चुके थे। अरुण साव थे दावेदार नंबर 2, रेणुका सिंह दावेदार नंबर 3, लेकिन सीएम कौन बना? विष्णुदेव साय सरप्राइजिंग सीएम बन गए वहां के छत्तीसगढ़ के। ऐसे ही राजस्थान में भी हुआ 2023 में। वसुंधरा राजे सिंधिया दावेदार नंबर 1, पहले से ही वो मुख्यमंत्री रही थी। गजेंद्र सिंह शेखावत दावेदार नंबर 2 थे, अश्विनी वैष्णव थे दावेदार नंबर 3, लेकिन सीएम बनते हैं भजनलाल शर्मा। अगला राज्य ओडिशा 2024, यानी इसी साल जो चुनाव हुआ, धर्मेंद्र प्रधान दावेदार नंबर 1 थे। ऐसा लग रहा था कि ओडिशा के सीएम धर्मेंद्र प्रधान बनेंगे। दूसरा नाम था बैजंत पांडा का। अपराजिता सारंगी दावेदार नंबर 3 थी, लेकिन सीएम सरप्राइजिंगली बनते हैं मोहन मांझी। तो ये एक पूरी हिस्ट्री रही है बीजेपी की, और इसलिए अब महाराष्ट्र में भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद सरप्राइजिंग चेहरा हो सकता है, सरप्राइजिंग फेस सीएम पद पर काबिज हो सकता है। तो बीजेपी कई मौकों पर चौंकाती नजर आई है। कोई हैरत नहीं होगी अगर महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हो जाए, क्योंकि जिन राज्यों में बीजेपी सीएम चुनने में 7 दिन या इससे ज्यादा का वक्त लगाती है, कुछ ऐसा ही होता है। वहां चौंकाने वाले चेहरे का नाम ही सत्ता पर काबिज होने में अमल किया जाता है। तो क्या महाराष्ट्र में भी ऐसा ही होने जा रहा है? इंतजार अब शायद 2 या 3 दिन का ही होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि 5 तारीख को ही शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो मान करके चल लेते हैं कि 2 या 3 दिन का वक्त है। लेकिन सवाल ये है कि अगर देवेंद्र फडणवीस सीएम नहीं बनते हैं तो उन्हें मिलेगा क्या? सूत्रों पर अगर यकीन करें तो फडणवीस को बीजेपी का राष्ट्राध्यक्ष बनाया जा सकता है, और ये बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि जेपी नड्डा एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, आप जानते हैं। ऐसे में बीजेपी को एक फुल टाइम राष्ट्राध्यक्ष की है तलाश, जिसमें देवेंद्र फडणवीस को एकदम फिट किया जा सकता है, और शायद हो सकता है कि उन्हें बीजेपी का राष्ट्राध्यक्ष बनाया जाए। इधर शिंदे को लेकर के भी बड़ी खबर है। उनके सबसे करीबी और शिवसेना विधायक संजय शिरसाट ने कहा है कि आज शाम तक शिंदे बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। तो क्या होने वाला है महाराष्ट्र की राजनीति में, ये देखना दिलचस्प रहेगा। ऐसी जो भी राजकीय पेच प्रसंग आता है, या तो उनको लगता है कि अपने को सोचने के लिए वक्त चाहिए, तो वो उनका गांव को प्रायोरिटी देते हैं। दरेगांव जाते हैं, वहाँ ना उनका मोबाइल लगता है ना कुछ लगता है। एक आराम से एक बड़ा निर्णय लेने का रहा तो हमेशा वो दरेगांव गए हैं। शायद आज वो गए हैं, कल शाम तक कुछ तो निर्णय वो लेंगे जरूर। बड़ा निर्णय होने जा रहा है। बड़ा निर्णय तो लेंगे जरूर। ये पॉलिटिकल जो हलचल हो रही है, जो उथल पुथल हो रही है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके बारे में वो जरूर निर्णय लेंगे।
शिंदे अभी सतारा में अपने गांव में हैं। बताया जा रहा है कि आज वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, ये बातें सामने आ रही है। 28 नवंबर को शिंदे, फडणवीस और अजित पवार दिल्ली में ही मौजूद थे। तीनों के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा की है और इस बैठक में बड़े फैसले की उम्मीद थी, मगर बात बनी नहीं, जिसके बाद तीनों ही नेता मुंबई वापस लौट आए, जहां से कल शिंदे अचानक अपने गांव सतारा चले गए। कल मुंबई में होने वाली महायुति की बैठक को भी अचानक रद्द कर दिया गया। आखिर शिंदे के साथ बीजेपी की बात कहां पर फंसी?